नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। क्रॉनिकल पत्रिका के यूट्यूब चैनल क्रॉनिकल इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, विकसित भारत 2047 ये जो हमारा विज़न डॉक्यूमेंट है और भारत के आज़ादी के स्वर्ण महोत्सव जब हम सेलिब्रेट करेंगे, 100 साल जब आज़ादी को कंप्लीट हो जाएंगे 2047 में, तो किस तरह का भारत हमें बनाना है, एक सुपर पावर, एक महासत्ता वाला देश हमें बनाना है, उसको लेकर एक डॉक्यूमेंट है। उस डॉक्यूमेंट में जिसे कहते हैं विकसित भारत @2047, ये नीति आयोग, भारत का नीति थिंक टैंक, वो दोनों मिलकर जो है एक 2047 तक का विकसित भारत कैसे बनेगा, उन उद्देश्यों को, और खास करके राज्य के केंद्र में, मतलब जैसे जैसे राज्य को केंद्र में रखकर, इट मीन्स राज्य पर फोकस करके, अगर राज्य जो है डेवलप होंगे तो अपने आप भारत डेवलप हो जाएगा। तो उन राज्य को एक राज्य विशिष्ट विजन डॉक्यूमेंट जो है, एक राज्य से स्टेट सेंट्रिक विजन डॉक्यूमेंट, स्टेट सेंट्रिक विजन डॉक्यूमेंट, ये विजन डॉक्यूमेंट है। और उसके माध्यम से किस तरह से भविष्य को आकार देंगे, राज्यों के भविष्य को आकार देने की ये पहल कर सकता है। 2024-25 की अगर बात करें तो एक वार्षिक रिपोर्ट है ये, 2025 की वार्षिक रिपोर्ट, और एक विजन है ये, विजनिंग अभ्यास है ये पूरा का पूरा एक विजन स्टडी है ये, उसकी रूपरेखा तैयार की गई है। और इसमें गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार और अन्य मध्य प्रदेश जैसे राज्य इसमें शामिल किए गए हैं। नीति आयोग के भीतर एक समर्पित टीम है, उस टीम को राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुरूप व्यापक रणनीति बनाने के लिए कहा गया है। और वो जो एक एक्सपर्ट लोगों की टीम है, वो राज्य को विकास कैसे करा जाए, मतलब किन किन सेक्टर्स में कैसे क्या होगा, कैसे संसाधन और सब, उसका एक विजन डॉक्यूमेंट करने का, मतलब उसमें सहायता करने में काम करेगी। राइट। गवर्निंग काउंसिल की बैठक है, इसके दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विकसित राज्यों के महत्व पर जोर दिया गया और उसके बाद इस पहल को जो है गति मिली है। उन्होंने आह्वान किया था कि विकसित भारत की आकांक्षाएं जमीनी स्तर तक पहुंचनी चाहिए। ऑब्वियसली देखिए, जब तक जो कहते थे ना भाई, दिल्ली से 100 रुपये चलते हैं और गांव तक आते आते 1 रुपये हो जाता है, राइट, ये गांव तक, तो इन गांवों तक जो है विकास आना चाहिए। क्या आना चाहिए? विकास की गंगा जो है यहाँ तक बहनी चाहिए, तभी तक गांव फूलेंगे, फलेंगे और विकसित होंगे। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य तो यही है कि भाई जो राज्य है देश की सामाजिक आर्थिक प्रगति में प्रभावी ढंग से वो योगदान दे सके। कोई भी एक राज्य, क्योंकि हमने देखा अभी विकास असमान है, कोई राज्य जैसे महाराष्ट्र जैसा राज्य बहुत आगे है, केरल या तमिलनाडु जैसा राज्य आगे है, बट उसके मुकाबले जिसे बीमारू स्टेट्स हम कहते हैं, कई राज्य ऐसे जो बहुत पिछड़े हुए हैं। तो वो राज्य जो है, जो अच्छे राज्य, उनको लगता है कि ये हमारे ऊपर लाइबिलिटी बन गई है, राइट। तो लाइबिलिटी ना बने, वो भी जो है अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, अपनी सामाजिक आर्थिक पूरी प्रगति करे और देश के योगदान में देश के विकास में जो है बड़ा योगदान दे। विजनिंग अभ्यास के उद्देश्य क्या है? ये इसका लक्ष्य है राज्यों को जो समग्र विकास के लिए रणनीति बनाने में मदद करना है, राज्यों की जो पूरी का पूरा डेवलपमेंट है उसकी रणनीति बनाने में मदद करना है, आर्थिक विकास, शासन में सुधार और नागरिकों के जीवन में गुणवत्ता, ये 3 महत्वपूर्ण पहलू है। और इनको शामिल किया गया है कि नागरिकों के जीवन में गुणवत्ता अगर आएगी, वर्कफोर्स बढ़ेगा, सब चीज़ होगी, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहले एक सामंजस्यपूर्ण ढांचा बनाने के लिए डिजाइन की गई है और सहकारी संघवाद को ये बढ़ावा दे रही है और राज्य और राष्ट्रीय नीतियों को ये रेखांकित करती है। और ये कितनी बड़ी अच्छी बात है, जो कोऑप जो हमारा फेडरलिज्म है, राइट, फेडरलिज्म जो है हमारा, उसको ये बढ़ावा देता है और राज्य मजबूत होंगे, देश मजबूत होगा, राइट। और राष्ट्रीय नीति को ये पूरी की पूरी रिफ्लेक्शन करती है। राज्य सहायता मिशन और एक व्यापक पहल है जिसके तहत एक दूरदृष्टि वाला अभ्यास इसमें संचालित होता है, राइट। 2023-24 में जो बजट आया था उसमें SSM, इसका उद्देश्य जो था वो नीति आयोग और राज्यों के बीच एक जुड़ाव को प्रोत्साहित करना था,
साथ ही साथ राज्य को रोडमैप विकसित करने के लिए मंच प्रदान करता है और उनकी जो अद्वितीय शक्ति है उन पर ध्यान केंद्रित करते हुए राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप उसको कैसे किया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि हर राज्य के अपनी एक स्ट्रेंथ है, राइट। जैसे महाराष्ट्र, गुजरात जैसे बिजनेस सेंट्रिक है, महाराष्ट्र बिजनेस सेंट्रिक है, राइट। तो इस तरह से कि हर राज्य, जैसे मध्य प्रदेश है, कृषि कितना अच्छा काम कर रहा है। जो हमारे कृषि मंत्री अभी विद्यमान, वो जब मुख्यमंत्री रहे, उनके मुख्यमंत्री काल में एमपी ने अपने आप को पूरे देश में एक एग्रीकल्चर ब्रांड के रूप में प्रस्थापित किया। एमपी ब्रांड की चीज़ें, एमपी आटा, एमपी गेहूँ, एमपी दालें, ये एमपी के नाम से बिकती है। मध्य प्रदेश इस राज्य को ही ब्रांड बना दिया एग्रीकल्चर में। तो वो जो है राष्ट्र की जो प्राथमिकता है उसके अनुरूप स्टेट्स, जो देश की प्राथमिकता है वही राज्य की भी प्राथमिकता हो, इस तरह से इसको अनुरूप किया जाएगा। SSM के हिस्से के रूप में अगर देखें तो नीति आयोग राज्यों को राज्य परिवर्तन संस्थान SIT ये स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। ऐसे संस्थान में विकास रणनीतियों का मार्गदर्शन किया जाएगा और ये बहुविषयक संसाधनों के रूप में भी कार्य करते हैं। देखो, सरकार के लिए मतलब राज्य के लिए ये जो है एक पूरा का पूरा रिसर्च तैयार करेंगे, राइट। रिसर्च करने का काम करेंगे। आज तक अगर बात करा जाए तो 26 SIT अधिसूचित की गई है और वो बहुत प्रभावी प्रशासन विकास के लिए राज्य की जो क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। सभी राज्यों में इस तरह के अगर संस्थान बन जाते हैं तो वो संस्थान एक राज्य सरकार को स्पेशल रिपोर्ट्स देंगे जिसमें ये सारा का सारा विजन डॉक्यूमेंट क्लियर रहेगा कि उनको किस तरह से राज्य केंद्र की नीतियों के साथ समन्वय करते हुए, समन्वय जैसे कहते हैं या कोऑर्डिनेट करते हुए किस तरह से विकास को हासिल करना है, राइट। भारत की तकनीकी संचालित अर्थव्यवस्था में बदलाव लाया है, ये बदलना है। रिपोर्ट एक रणनीतिक रोड मैप तैयार करती है और एक बताया गया है कि भारत लगभग 23 से 35 ट्रिलियन डॉलर की अनुमानित GDP के साथ एक उच्च आय वाले देश में कैसे बदल सकता है। NASSCOM जो है इसने रिपोर्ट पेश की है। इस दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए 8 से 10% की निरंतर जो ग्रोथ रेट है हमारा, वो कम से कम अभी तो हम 6 पे चल रहे हैं, 6.43 पे चल रहे हैं, ठीक। ये तो 10 सालों में मतलब पिछले कई वर्षों में सबसे निम्नतम स्तर पर है। पर अगर हमें इतनी बड़ी 23 से 35 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी अगर बनना है तो हमें कंटिन्यूसली 8 से 10% के बीच में ग्रोथ करनी पड़ेगी और ये अभी के समय में इट इज़ वेरी टफेस्ट चांस, राइट। क्षेत्रीय परिवर्तन, तकनीक प्रगति और कार्यबल की तैयारी अगर हमारी सही रही तो ये सालाना 8 से 10% की ग्रोथ को अचीव करना इट इज़ नॉट अ इम्पॉसिबल थिंग, राइट, इट्स अचीवेबल थिंग। भारत को वैश्विक प्रौद्योगिकी नेता के रूप में स्थापित करना भी महत्वपूर्ण हो सकता है। भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आएगा, राइट। भारत को एक महत्वपूर्ण बदलाव करने की जरूरत है और जो NASSCOM है इसने रिपोर्ट दी है, NASSCOM जो होता है उसने रिपोर्ट दी है, राइट। तो ये कह रहा है कि भाई एक शुद्ध आयातक विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी निर्यात संचालित अर्थव्यवस्था में परिवर्तन करना पड़ेगा और इलेक्ट्रॉनिक, रसायन और ऊर्जा इन जैसे जो बड़े हाईली डिमांडेड सेक्टर्स है उनमें भारत को जो है एक लीडर के तौर पर आगे आना पड़ेगा। भारत का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जनसांख्यिकीय के लाभ जिसे कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसमें 200 मिलियन व्यक्ति जो हैं उनको कार्यबल में एक स्किलफुल उनको शामिल होने की इसमें उम्मीद की गई है। 2047 की अगर महत्वाकांक्षा को प्राप्त करने मतलब वही विकसित भारत @ 2047, उसमें जो है हाई वैल्यू वाली नौकरी चाहिए होगी, राइट। महिला श्रम भागीदारी को बढ़ाना पड़ेगा, लगभग 40 से 50% तक बढ़ाना आवश्यक है। महिला लेबर फोर्स को लाना पड़ेगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी पहल में महिला उद्यमिता को
और मैंने कई सारे क्लासेस में भी पढ़ाया ही है, आपने देखा ही होगा, राइट। तो आपने देखा होगा कि किस तरह से महिला उद्यम को आगे बढ़ाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है, राइट। ये रिपोर्ट वैश्विक रुझानों को और स्केलेबिलिटी के साथ तालमेल के कारण रणनीतिक विकास को लेकर 5 प्रमुख क्षेत्रों पे ध्यान दिया है नैस्कॉम की। इलेक्ट्रॉनिक्स, ऊर्जा, रसायन, ऑटोमेटिव और सर्विस सेक्टर, इन 5 सेक्टर्स की इसमें बात करती है। और उसमें जो चुनौतियां हैं, जो चैलेंजेस है और फायदे हैं, उन फायदों के बारे में बात करती है। 2047 तक की बात करें तो ये जो क्षेत्र है 5, ये अर्थव्यवस्था के मेन पिलर होंगे, मेन पिलर, राइट, अब मुख्य पिलर। और सकल घरेलू उत्पाद जो होता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, उसमें जो है ये सेवाओं का जो हिस्सा लगभग 60% होने की उम्मीद जताई जा रही है। विनिर्माण सेक्टर से में जो प्रगति होगी उसमें भारत वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सकता है भारत को, ऐसे नैस्कॉम की रिपोर्ट में कहा गया है। सतत जीडीपी वृद्धि लगभग 8 से 10% करना पड़ेगा और कई मोर्चों पर एक साथ तेजी से काम करना पड़ेगा। क्षेत्रीय बदलाव, सेवाएं और विनिर्माण भारत को जो है भारत की जो यात्रा है विकास की, उसको गति दे सकती है। और इसी से जो है 10% की दर जो अभी बढ़ रही है और कृषि की लगभग 6% की दर से बढ़ रही है अभी, तो उसमें भी ये सब टेक्नोलॉजी और इन सब चीज़ों को जब हम ड्रिवन करेंगे, सो वी विल अचीव अ वेरी रैपिड ग्रोथ, राइट, इन अ वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड। क्योंकि ये सस्टेनेबल वर्क हम करने के लिए बात कर रहे हैं, सस्टेनेबल। नवीकरणीय ऊर्जा, और पूरे के पूरे जो ऊर्जा उत्पादन है उसमें नवीकरणीय ऊर्जा की जो हिस्सेदारी है वो 24% है 23 में। अब उसे जो है 70% करना है 2047 में, मतलब वो हो ही जाएगी ऐसा अनुमान है, तो उसको और बढ़ाना है। देखिए ऊर्जा का मैंने आपको कल परसों भी लेक्चर लिया था, ऊर्जा के बारे में बताया था। प्रमुख क्षेत्र देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, एआई सक्षम चिप डिजाइन, टचलेस विनिर्माण और बायोडिग्रेडेबल घटक उत्पादकता, इसको बढ़ावा दे सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कचरे को हम कम कर सकते हैं। एआई आधारित उत्पाद सिमुलेशन रहेगा, क्वांटम कंप्यूटर और मस्तिष्क प्रेरित न्यूरोफॉर्मिक चिप्स, और इसका डिजाइन किया जाएगा। मैंने बताया था आपको एआई मिशन, इंडिया एआई मिशन भारत का बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ाया भी था आपको, है ना। ये जो प्रगति है घरेलू उत्पादन का बहुत बड़ा विस्तार करेगी और घरेलू जो मार्केट है और घरेलू जो विनिर्माण है उसको बहुत ज़्यादा ड्रिवन करेगा। आयात निर्भरता को भी कम करेगा, जो दूसरे देशों पे हमारी डिपेंडेंसी है उसको भी करेगा। इससे 20 मिलियन नौकरियां पैदा होगी भारत में ही, क्योंकि हम और देशों पे हमारी निर्भरता कम होगी, यही सब कुछ बनेगा। तो यही बनने वाले पहुंचाने वाले से लेकर जो पूरी सप्लाई चेन बनेगी उसमें 20 मिलियन नौकरियां जो है सृजन होगी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में लगभग 25% की हिस्सेदारी के साथ वैश्विक बाजार में अपने आप को एक प्रमुख लीडर के रूप में प्रस्थापित कर सकता है। अगला क्षेत्र है ऊर्जा, स्मार्ट ग्रिड ऊर्जा, राइट, ये और उसके साथ में जो मदद करेगा माइक्रो ग्रिड और इस तरह की प्रणालियां जो है भारत को अपनी घरेलू पहुंच और इंटरनेशनल मार्केट का एक्सेस दिला सकती है, राइट। ग्रीन हाइड्रोजन, उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकियां, इनमें जो है कार्बन तटस्थ प्रक्रिया और ऊर्जा स्रोत जो है नवीकरणीय ऊर्जा, तो इसमें भारत को एक ग्लोबल नेता, अंतर्राष्ट्रीय लीडर के रूप में जो है स्थापित कर सकती है। माइक्रो ग्रिड, छोटे मॉड्यूलर रिएक्शन, मैंने फ्रांस के इसमें आपको पढ़ाया भी था। ये इन सब चीजों में निवेश के लिए प्रेरित करेगा। रसायन है, केमिकल, इसमें आणविक डिजाइन, डिजिटल ट्विंस, इन तरह के जो रिसर्च है विकास दक्षता बढ़ाने और इनोवेशन में तेजी लाने में मदद करेगा। जैव आधारित उत्पादन, हरित प्रथाएं, इनमें स्थिरता और प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ावा मिलेगा। वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं जो चेन है उसको, और रसायनों में लगभग 10% का हिस्सेदारी रखी जा सकती है, उसका लक्ष्य रखा जा सकता है। एआई संचालित आणविक डिजाइन, ग्राहकों की जरूरतों के आधार पर अनुकूलित फॉर्मुलेशन आदि में भी भारत जो है एडवांटेज ले सकता है, एडवांटेज, राइट। चीन का में जो रासायनिक पार्क है उसमें विनिर्माण संसाधनों का एकीकरण भी चीन ने सुनिश्चित किया है, तो हम भी भारत जो है उसी राह पर जाके ये सब चीज़ें कर सकते हैं। ऑटोमेटिव,
ये उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वाहन है, ईवी इलेक्ट्रिकल वाहन जो है, ईवी का बोलबाला रहेगा, बैटरी कनेक्टेड सॉफ्टवेयर, स्वायत्त प्रौद्योगिकी, इन सब चीज़ों में जो है आने वाले समय में दुनिया भर में ये बाजार बहुत बढ़ेगा। और अभी ऑलरेडी बड़े बड़े प्लेयर जो है इस मार्केट में आ चुके ईवी में, बट अभी भी ये एक बेबी स्टेप्स है, राइट, इट्स अ बेबी स्टेप्स। ये अभी बहुत प्राथमिक चरण में है, बहुत बड़ा अभी यहाँ पे रिसर्च बाकी है। तो इस प्राथमिक चरण में ही भारत अगर इसमें इन्वेस्ट करे, राइट, तो दुनिया भर में हम लोग जो है ग्रीन मतलब जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को भी साध्य करेंगे, और ईवी विनिर्माण समूह वाहन इनमें जो है हम लोग लीडर के तौर पे आ सकते हैं। इसमें जो है भारत का स्मार्ट गतिशीलता समाधानों के लिए भी एक वैश्विक केंद्र के रूप में हम स्थापित हो सकते हैं। विद्युतीकरण और इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलाव, सॉलिड टेस्ट बैटरियों में बदलाव आदि में जो है भारत अपने आप को इस मार्केट को कैप्चर कर सकता है, और ये बहुत बड़ा और ग्रोइंग मार्केट है। सेवाएं यानी सर्विस सेक्टर, एआई, ब्लॉकचेन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवा, खुदरा, सब उद्योगों में जो है एआई आने के बाद सब कुछ बदलेगा। क्लाउड कंप्यूटिंग, जनरेटिव एआई, इसमें जो है आईटी पारिस्थितिक तंत्र, ये सारे का सारा मजबूत होगा और भारत इसमें एडवांटेज ले सकता है, क्योंकि एआई अब चीन ने जो है अमेरिका और वेस्टर्न जितनी भी कंपनियां है उसका एक डीप सीक का R1 मॉडल जो मैंने आपको पढ़ाया था, उसके आते ही जो है पूरी दुनिया में जो है तहलका मचा दिया है। पर अभी भी भारत इसमें काफ़ी पिछड़ा हुआ है, भारत का एआई को लेकर उस क्षेत्र में अभी कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं आया है जो दुनिया भर में धौंस जमाए, राइट। तो वो जो चीज़ है उस चीज़ को देखते हुए भारत उसमें इन्वेस्ट करेगा, और जो वहाँ जो एडवांस भारत को मिलेगा, क्योंकि अभी ये बहुत शुरुआती दौर है, क्या पता भारत चीन के साथ जो है सिक्योरिटी का बड़ा मसला है, दुनिया भर के लोग डरते हैं उस बात को लेकर। तो भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक, और भारत इस व्यक्तिगत अधिकार और इन सब चीज़ों में बिलीव करता है। तो वहाँ अगर भारत का कोई, जैसे लाइक डीप सीक है, चाइना का डीप सीक है, वैसा अगर भारत कुछ ले आए R1, ऐसा अगर भारत कुछ ले आए तो उसके यूजर्स जो है रातों रात बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि भारत में सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है। जैसे डाटा चुराने का काम जो चाइना करता है, मैं बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया है, उसको लेकर पूरी दुनिया में बहुत चिंता है। टीयर 2, टीयर 3 शहरों में क्लस्टर होंगे, उच्च मूल्य सेवा क्लस्टर और डिजिटल परिवर्तन, और अगर ये शहर बढ़े तो हम भारत को वैश्विक नेतृत्व को भी बढ़ावा दे सकते हैं। वित्त और बैंकिंग, जैसे ब्लॉकचेन और जो लेन देन है वैसे क्षेत्र में, स्वास्थ्य, इमर्सिव टेली वगैरह, जो टेली मेडिसिन वगैरह, उस क्षेत्र में भी सर्विस सेक्टर कर सकते हैं। भारत के सक्षम क्या चुनौतियां हैं? भारत के सक्षम, देखिए, बुनियादी ढांचे की सबसे बड़ी कमी है, राइट। ग्रामीण शहरी डिजिटल जो गैप है वो भी बहुत ज़्यादा है, इसमें व्यापक निवेश की आवश्यकता है। हम विज़न रखना अलग चीज़ है, मगर अगर हमारे पास संसाधन ही नहीं होंगे, एक ढांचा ही नहीं होगा, तो हम उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाएंगे। 2030 तक लगभग 50 मिलियन लोगों को कार्यबल कौशल बनाना है, और STEM शिक्षा, लक्षित कौशल कौशल, इन आदि चीज़ों को जो है हमें काम करना पड़ेगा। महत्वपूर्ण घटक के लिए आयात पर निर्भरता, पिछड़े एकीकरण, स्थानीय विनिर्माण, ऐसे फोकस को रेखांकित करना पड़ेगा, और जलवायु परिवर्तन, हरित अर्थ, ग्रीन इकोनॉमी, इन सभी को भी ध्यान में रखकर जो है इन चुनौतियों को देखना पड़ेगा। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग, जैसे जैसे गाँव में अगर मान लीजिए जैसे जैसे चीज़ें बढ़ेगी, फैक्ट्रियाँ लगेगी, तो वहाँ का इन्वायरमेंट भी खराब होगा, पानी खराब होगा, तो उन चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखकर ही विकास को करना पड़ेगा। घरेलू क्या चुनौती है हमारे सामने? सार्वजनिक निजी सहयोग है, एआई और ग्रीन एनर्जी, ऐसे में नवाचार और तेजी आ सकती है। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में जो है विकास करना पड़ेगा, निवेश बढ़ाना पड़ेगा, और घरेलू नवाचार को भी इसमें बढ़ावा मिलेगा। जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला है उस पर भारत की निर्भरता जो है कम होगी। अगर हमने घरेलू, जैसे मैंने अभी कहा आपको कि जिस तरह से अगर भारत के गांव-गांव तक 2 टीयर 3 टीयर सिटी तक अगर हम जाते हैं, और अगर वहाँ पर अगर विनिर्माण और बाकी सारी एआई और इन सर्विस सेक्टर और ये सब अगर हम लागू करते हैं, तो यहाँ जो है भारत की जो आयात पर निर्भरता है वो कम होगी, राइट।
अप्रयुक्त आर्थिक क्षमता अनलॉक करने और सतत विकास को सपोर्ट करने, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, तकनीकी हस्तक्षेप, कार्यबल समावेशता, विशेष रूप से लैंगिक समानता, महिलाओं का आना बहुत जरूरी है। इसको बढ़ावा दिया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुक्त व्यापार समझौते एटीएफ, इसके माध्यम से वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं को भारत की स्थिति मजबूत करना है, राइट। और अब जो है शुल्क यानी कि टैरिफ, जैसे अमेरिकन सरकार जो है टैरिफ को लेकर जो बदलाव कर रही है दुनिया भर में, वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक रहेगी। तो अफ्रीका, लैटिन अमेरिका ऐसे जो इमर्जिंग बाजार है उनमें निर्यात विविधीकरण और पारंपरिक व्यापार भागीदारों पर जो है निर्भरता कम करना है। क्वांटम प्रौद्योगिकी, उन्नत सामग्री, ऐसे क्षेत्रों में एक कोऑपरेटिव रिसर्च और विकास करना पड़ेगा और भारत को तकनीकी क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा। इसीलिए जो मैंने आपको पहले भी बताया कई बार, एआई जो इंडिया एआई मिशन है, इंडिया एआई मिशन, अभी भारत फ्रांस में एआई समिट के लिए गया था और 4th समिट इंडिया में होने वाली है। तो इन सब चीज़ों पे अगर हम वहाँ उनके साथ कोलैबोरेशन करते हैं तो भारत को इसका बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा और ये फ़ायदा भारत को आने वाले समय में, आज के 25 साल 20 साल के बाद जो है बहुत एडवांटेज देगा, राइट। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है आज की क्लास के लिए। हम जो है जो हमने आज की क्लास में देखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आज की क्लास में, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि जो बच्चे अभी भी एग्ज़ाम दे रहे हैं 2025, 26, 27, ये चले गए क्योंकि 2047 तक का है। क्षेत्रीय विकास में स्थिरता आने से भारत जो है 2047 तक लगभग 23 से 25 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था को, जो अपना सपना है उसको जो है ला सकता है, साकार कर सकता है। ये परिवर्तन भारत की वैश्विक स्थिति को बढ़ाएगा और भारत के नागरिकों की जीवन गुणवत्ता में सुधार करेगा। देश को आर्थिक, तकनीकी और सामाजिक आयामों में अग्रणी रूप में ये स्थापित करेगा और एक ग्लोबल लीडर, एक्चुअल में ग्लोबल लीडर, नॉट इन राइट, एज एन ग्लोबल लीडर इंडिया को जो है ये बनाएगा ग्लोबल लीडर। जिस देश में आज भी दुनिया में यूएसए, रशिया, चीन, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इन देशों की जो बात सुनी, जैसे सिंगापुर, वो अलग चीज़ है, पर इन देशों की जो बात सुनी जाती है 5-6 देशों की, वैसे भारत की भी बात जो है पूरी दुनिया में सुनी जाएगी और सही मायनों में, इन रियल मीनिंग, रियल मीनिंग। वो ठीक है, वो बाकी चीज़ों पे बोलने के लिए बहुत अच्छा लगता है कि हम विश्व गुरु है वगैरह, बट हम सही मायनों में जो है विश्व गुरु, ग्लोबल लीडर बनेंगे, राइट। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगेगी। थोड़ी तबीयत खराब है, इसके कारण थोड़ा आपको डिस्टर्ब रहेगा क्लास में, तो हुआ होगा, आप लोग जो है उसको थोड़ा माइंड ना करिएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आप इसको ज़रूर देखिए और इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, ठीक है। तो चलिए अभी आज यही रोकेंगे। आप लोग सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पढ़ते रहे। थैंक यू।